की बात यह है कि हम सर्च कर रहे हैं, आपको ज़रूरत है छोटे काश्तकार तक पहुंचने की। शहबाज शरीफ के दौर में एक प्रोग्राम था ग्रीन किचन के नाम से, छोटे काश्तकार तक बीज पहुंचे थे कि वो सब्जियां पैदावार करे अपने मोहल्ले के लिए, गांव के लिए, अपने घर के लिए। छोटा काश्तकार पैदावार नहीं करेगा अपने डिवीजन सतह पे, अपने इलाके की सतह पर, तो पैदावार किस तरह मकामी सतह पर बढ़ेगी? तो जी आपको छोटे काश्तकार तक पहुंचने की जरूरत है, ना तो आप बीज पहुंच रहे हैं किसी तक। और दूसरा इस हवाले से ये बताएं कि जो दुनिया में पैदावार हो रही है, गंदम हो या कपास हो, वो किस हिसाब से दुनिया में इस वक्त 80 मन की एकड़ पैदावार है, हम आज भी 30 पर बैठे हुए हैं। इस हवाले से क्या इकदाम कर रहे हैं आप? पहली बात तो ये है कि दुनिया में पैदावार गंदम के दो मुल्क हैं, दो तरह के मुल्क हैं। एक मुल्क जहाँ पे गंदम की फसल 10 महीने की फसल है, सर्दी ज़्यादा है, जितनी सर्दी लंबी होगी वहाँ एक साल में एक फसल होती है, गंदम 10 महीने की होती है। ये जो 60 मन, 70 मन, 80 मन, 50 मन पैदावार आपने सुनी हुई वहाँ होती है जहाँ पे फसल 10 महीने की है। जिन मुल्कों में टेम्परेचर हमारे जैसा है वहाँ पैदावार हमारे जैसी है। मसलन इंडिया में 31 मन पैदावार है, हमारी भी 31 मन पैदावार है, ठीक है। उनका टेम्परेचर हमसे मिलता जुलता है। जिन मुल्कों का भी मौसम हमारे से मिलता जुलता है वहाँ पे पैदावार हमारे जैसी है। हम सिंपल ये कर रहे हैं कि हम अर्ली काश्त करेंगे अक्टूबर में। पहले काश्त होती है दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में। हम अक्टूबर नवंबर में काश्त करके इसकी हम समझते हैं कि 10 मन पैदावार हम बढ़ा लेंगे अगले 2 सालों में, और 10 मन हम बढ़ा लेंगे। लेकिन इस यहाँ 80 मन पैदावार कभी नहीं होनी अनलेस कि कोई बड़ी बेसिक साइंटिफिक रिसर्च ना हो जाए। ये गंदम हमारी वीकनेस है, गन्ना हमारी वीकनेस है। यहाँ बहुत ज़्यादा पैदावार नहीं हो सकती, हमारा मौसम इनको सूट नहीं करता। हमें जो मौसम सूट करता है, क्रॉप सूट करता है, हम वहाँ पे जाएंगे जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बेसिक जो है वो कोई मशहूरी की ज़रूरत नहीं है। ट्रेन ने ज़मीन के नीचे बनना था, वो ज़मीन के ऊपर बन गई 25 फुट ऊंची। हमने वो काम नहीं करना। बेसिक जो बात है कि सीड हम लोकल प्रोड्यूस कर रहे हैं। जिस तरह मैंने बताया कि लोकल कोई, जिस तरह उन्होंने कहा जी राइस इंपोर्ट हो रही है, ठीक है, मेज़ इंपोर्ट हो रही है, ठीक है, सब्ज़ी इंपोर्ट हो रही है, ठीक है। हम ये तमाम चीज़ें लोकल प्रोड्यूस करने जा रहे हैं जो सस्ती होंगी। मसलन इस वक्त भी अगर बात करें तो मकई का सीड इंपोर्टेड 10,000 रुपये का एकड़ का है, लोकल आपका 4,500 रुपये का एकड़ का है। अगर आपका सीड सस्ता हो जाता है, लोकल आपके साइंटिस्ट प्रोड्यूस करते हैं उतना ही अच्छा, तो वो अल्टीमेट अचीवमेंट होगी। लिहाजा वो करने जा रहे हैं। किसी 100% सेम, 100% सेम, 99 और 100 नहीं है, 100 वर्सेस 100। जी ये बताएं कि ये जो बजट है इस पे दही मेशत पर काफ़ी ज़रूरत लगी है और बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। एक तो डेयरी सेक्टर का जो टैक्स था वो 17% कर दिया, इस तरह फ्लोर मिलिंग का टैक्स था वो बढ़ा दिया है, चोकर पे टैक्स 17% कर दिया है। इसी तरह 3 सालों में जो कपास थी तमाम तक कोशिश के बावजूद इस म्यार पे न्यासी की 40 लाख एकड़ पर आपने पंजाब में काश्त करनी थी, वो भी हदफ इतना बड़ा नहीं था, वो भी इम्पोर्ट होता था। अब हमें $4 अरब की फिर कपास जो है इम्पोर्ट करना पड़ेगी। तो मैंने मोटी बातें करता है जी। इसमें उन्होंने कहा देही मैशत पे बड़ा सेटबैक है। देही मैशत को कोई सेटबैक नहीं है, 1100 रुपये ज़्यादा मिला देही मैशत को। इस साल इस वक्त देही मैशत जो है 12,320 अरब की है। अगले सालों में हमारा टारगेट है, PM इमरान खान का जो प्लान है 25,000 रुपये मैशत को हमने लेके जाना है। 1100 अरब इस साल बढ़ी है, इससे ज़्यादा अगले साल बढ़ेगी। जिस तरह मैंने बताया काटन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। और दूसरी जो बात आपने की है क्या नाम है, टैक्सेस में सर फिर एक और बात है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ जो इम्पोर्टेड 2 चीज़ें हैं, आप कह लें इसमें एक DAP अपना फास्फोरसी खादें और एक पोटाश। ये 2 चीज़ें थोड़ी जब इंटरनेशनली महंगी हुई हैं, जब सारी दुनिया में चीज़ें महंगी हुई हैं तो 2 महंगी हुई हैं। बाकी सारी चीज़ों का रेट हुई है, पानी का, बिजली का, आप कह लें लोकल यहाँ यूरिया का, बाकी हर चीज़ का रेट हुई है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बड़ी नॉमिनल बढ़ी है। मेन आप कह लें कि चीज़ उनकी बड़ी है, प्रोडक्शन बड़ी है, कीमत बड़ी है। लिहाजा वो बड़े ही खुश हैं। वहाँ पे आप मेरे साथ चलें, हम आपको बड़े खुश दिखाएंगे माशाल्लाह लोग। तो उनके बारे में आप परेशान ना हो। इशू है कि हम जो शहरी पॉपुलेशन गरीब है उसका क्या करें। उसके लिए हमने 256 अरब रुपये एहसास प्रोग्राम का एक रखा है। दूसरी सर पाकिस्तान की तारीख़ में जो मियाँ साहब के दौर में सबसे बड़ी आई थी सब्सिडी 260 अरब रुपये की थी। हमने जो इस साल दिए 680 अरब रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं। तारीख़ की सबसे बड़ी सब्सिडी जो है ये महरूम तबकात के लिए ही है। लिहाजा उनकी परचेजिंग पावर को हम इम्प्रूव कर रहे हैं। फिर लोग पूछते हैं मिडिल क्लास के लिए क्या है। मिडिल क्लास में कभी तारीख़ में 40 लाख लोगों को 3 लाख रुपए फ़ी हाउस घर बनाने के लिए नहीं दिया गया, हम दे रहे हैं।
1.5 लाख रुपए किसान को कर्जा दे रहे हैं, मशीनरी के लिए 2 लाख रुपए दे रहे हैं, 2 अरब रुपए की सब्सिडी रखी है मैकेनाइजेशन के लिए, मशीनरी के लिए हमने किसानों को। साथ ये कि उनकी प्रोड्यूस का रेट 120 रुपये गन्ने का रेट नहीं है, 1100 रुपये गंदम का रेट नहीं है, जो इंटरनेशनल रेट के मुताबिक बनता है वो दे रहे हैं। अच्छा मियां साहब ये बताइएगा, जानते हैं इंटरनेशनली एक चीज़ होती है उसे कहते हैं एग्रीकल्चरल जोनिंग। कुछ इलाके मखसूस होते हैं, मुख्तस किए जाते हैं कुछ मखसूस काश्त के लिए। पाकिस्तान में 1960s के दौर में एक कानून की सतह का एक फ़ैसला हुआ था कि पतोकी से लगभग रहीमयार खान तक ये सारा कॉटन रिच एरिया कंसिडर करके हम इस पे शुगर और बाकी चीज़ें जो हैं शुगर केन और बाकी उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाएगी। लैक ऑफ मैनेजमेंट और बदनीयती की इंतहा ये है कि माजी में इस सारे इलाके को रिच कॉटन एरिया जो था उसको बर्बाद करके उसमें दूसरी चीज़ें डाल दी गई, जैसे गन्ना है और बहुत सारी और टेक्सटाइल हमारा बेहतरीन सर समझ आ गई। एक्सपोर्ट का आइटम है पाकिस्तान, वो बर्बाद हो गया। सर सवाल कर लेना आप कोई ये बताएं कि इसको मैनेज करने के लिए जी, जी। कवानीन की सतह पे भी जा रहे हैं या नहीं? इसमें जी मैंने बचपन में गुजरांवाला में काटन देखी है, मैंने पिंडी में गुजरात में भी काटन देखी है। यहाँ से जब हम बड़े हुए तो पत्तों की आखिरी स्टेशन था इसका। काटन हम लेके जा रहे हैं चोलिस्तान में, काटन हम लेके जा रहे हैं बलूचिस्तान में, काटन हम रहीमियार बावलपुर डिवीज़न है और डीजी हंट डिवीज़न, यहाँ पे हमारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। हम नए एरियाज़ आबाद कर रहे हैं। जोनिंग की आपने बात की, बलूचिस्तान आलिव काटन और यू कैन से दिस सोयाबीन। अच्छा बलूचिस्तान जो केपी उनका डेरा इस्माइल खान जो है दालें और मस्टर्ड तोरिया, और जो नॉर्थ है फ्रूट ट्रीज़ वेजिटेबल और सोयाबीन मकई ये है। गिलगित बल्तिस्तान ट्राउट अपना ट्राउट फ्रूट्स और यू कैन से दिस आलू की प्रोडक्शन और मेडिसिनल प्लांट्स। सो हमने हर इलाके की ये कर रहे हैं जोनिंग जो है हर इलाके की। ये जो इलाका है मिडिल में, यहाँ पे 3 फसलें, इसमें मकई, गंदम, राइस और ये यू कैन से दिस वेजिटेबल वगैरह चारा ये करें। अच्छा ये मियां सब साहब सर इनके सवाल को थोड़ा सा मैं और ओपन करना चाहता हूँ। मुख्तलिफ ममालिक में ये है कि एक ख़ास इलाके की जोनिंग करके वही सिर्फ फसल लगा सकते हैं, उसके अलावा लगाने नहीं देती गवर्नमेंट। और डेफिनेटली जैसे अब जैतून है वहाँ पर अगर गंदम कोई काश्त करेगा तो वो भी खसारे में रहेगा, गवर्नमेंट के पास भी कुछ नहीं आएगा। तो क्या कोई ऐसा आप सोच रहे हैं ये जोनिंग पे जाके कि फ़लाँ इलाके में फ़लाँ फसल ही काश्त हो सकती है क्योंकि वो वहाँ के लिए सूटेबल है, कोई और किसान फसल नहीं काश्त? हम जी क्लस्टर डेवलप करें जी। हमने 5 अरब रुपये रखा है इस साल क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए। क्लस्टर डेवलपमेंट का मतलब कि जो चीज़ यहाँ सूट करती है उस चीज़ की मशीनरी, उस चीज़ के स्टोरेज, उस चीज़ की प्रोसेसिंग, उस चीज़ की परचेजिंग और उस चीज़ का सीड और उस चीज़ की आप कह लें प्रोपेगेशन यानी गाइडेंस, ये हम क्लस्टर डेवलप करें। जिस तरह मैंने बताया कि गिलगित बल्तिस्तान के लिए 5 चीज़ें हैं, इस तरह नॉर्थ केपी की अलहदा, साउथ केपी की अलहदा, आपका ये जो एरिया है शुगर बीट के लिए हम लेके जा रहे हैं, वो ऊपर आपका जो आपका पिंडी डिवीज़न है वो मूंगफली और इसके लिए आलिव के लिए लेके जा रहे हैं। इसी तरह हर इंच की हम मैपिंग करके उसके मुताबिक हम लेके जा रहे हैं प्लान, और उसको हम तकरीबन 6 अरब रुपए के साथ हम एक्सटेंशन सर्विसेज को इम्प्रूव कर रहे हैं। अच्छा चीमा जी साहब जी, ये बताइए, लिहाजा जो बात आपने की कि उसी तरह बाकी कानून की बात दफ़ा 144 वगैरह ये वो हम लगाने नहीं जा रहे। अच्छा चीमा साहब ये बताइएगा, आपने जो ब्रीफिंग दी है उसमें आपने 7 साल का टारगेट रखा है मोस्टली एटम। जी जी बिल्कुल ठीक है। 7 साल का, उससे ये लगता है कि शायद अगला टर्नओवर भी आपका है हमारे इलाके हमारे मुकाबले में। और ये मनसूबा शायद आप लेकर आए हैं। जो 3 साल बाद आपको ख्याल आया इमरान खान को कि मुझे अपना एक मामले खसूसी बराए ज़राअत रखना चाहिए, 3 साल आप समझते हैं उन्होंने फ़ैसला लेने में, आपको लगाने में डिले कर दिया? आप इतने अच्छे रिफार्मर थे, क्यों नहीं आपकी तरफ नजर गई? देखिए फ़ैसले सिर्फ किसी पीएम के नहीं होते, अल्लाह के भी होते हैं। सो पीएम का भी फ़ैसला है, अल्लाह का भी फ़ैसला है। मैं समझता हूँ कि काम पहले भी 4 क्रॉप से बड़ा मेजर काम हो रहा था। अब मतलब बड़ी क्रॉप की इन्हांसमेंट में काम हो रहा था। उसमें राइस थी, उसमें मेज़ थी, उसमें मकई थी, उसमें शुगर केन था। अनफॉर्चुनेटली काटन उसमें नहीं थी। लेकिन मेरे आने से ये हुआ है कि बेसिकली वर्ल्ड बैंक की सर एक स्टडी है, वर्ल्ड बैंक की स्टडी है कि आपका बेस्ट यूज़ ऑफ वाटर इज़ इन लाइफ स्टॉक, नंबर 2 इज़ इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, नंबर 3 इज़ इन काटन, नंबर 4 इज़ ग्रेन्स, नंबर 5 इज़ शुगर केन। लिहाजा हम बेस्ट यूज़ ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर के हिसाब से हम तरतीब नेशनल जो है ना प्रायोरिटी
वो सेट कर रहे हैं। सो आप कह लें हम उस हिसाब से चाह रहे हैं। सो यहाँ पे ये जो मुल्क है इसमें फ्यूचर का जो सबसे बड़ा बिज़नेस होगा फूड प्रोसेसिंग होगी। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि लोगों को गाइड करें। इस मुल्क में बड़े पैसे हैं लोगों के पास, तो वो फूड प्रोसेसिंग में आएँ, हमसे बात करें, फूड प्रोसेसिंग में आएँ, लाइफ स्टॉक में आएँ। लाइफ स्टॉक बहुत बड़ा सेगमेंट है, हमारे पास $25 बिलियन की एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है चीज़ का। चीमा साहब ये बताइएगा कि छोटे किसान का एक बड़ा मसला जो है वो फेक पेस्टिसाइड्स का है। हमारे देहातों में बड़े बड़े जो डीलर थे वो अब बहुत बड़े डीलर बन गए हैं, सिर्फ जाली दवाइयाँ बेच कर। तो पिछली हुकूमतों में भी इस पर कुछ खास काम नहीं हुआ, तो अब आप चूँकि एडवाइज़र बन गए हैं और आप खुद भी किसान हैं, इन मसाइल को समझते भी हैं, तो इस हवाले से भी कोई पॉलिसी बनाई जाएगी? देखिए, इसमें परवेज़ इलाही साहब के दौर में काम शुरू हुआ था। मतलब ये जो दौर था, राणा नसीम साहब जब यहाँ पे थे उस वक्त यहाँ काम शुरू हुआ, बड़ा अच्छा काम हुआ। ये इट वाज़ अराउंड 1998 से डे बाई डे उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी उसमें काम हुआ था, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट आई, उसने और ज़्यादा बेहतर काम किया। सो वहाँ पे आप कह लें कि कोई इतना बड़ा इश्यूज़ नहीं है। बेसिक बात है कि आपकी जो सही जगह पे सही पेस्ट पे सही दवाई पड़ जाए, मतलब उसकी स्टीवर्डशिप साथ हो। स्टीवर्डशिप का ज़्यादा मसला टेक्नोलॉजी का या फेक का मसला नहीं है। स्टीवर्डशिप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसमें हम एक्सटेंशन सर्विसेज भी इम्प्रूव कर रहे हैं, प्राइवेट एक्सटेंशन सर्विसेज भी इम्प्रूव कर रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर को भी हम एतमाद में ले रहे हैं कि अपनी सिर्फ लोगों को दवाई ना दें, सिर्फ लोगों को खाद ना दें, सिर्फ लोगों को ट्रैक्टर ना दें, उसके साथ जो रिलेटेड सर्विसेज हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज, उनको भी इम्प्रूव करें। सो हम बिग वे में इसको इम्प्रूव करने जा रहे हैं। चीमा साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान ने हमेशा बात की है कि हमारी कौम की स्टंटेड ग्रोथ रह गई है। अभी आपने भी अपनी ब्रीफिंग में ये बताया कि हमारा जो हर शहरी है वो इंडिविजुअली तौर पर 2100 कैलोरीज पर डे कंज्यूम कर रहा है, और जबकि दुनिया में जो लोग हैं, शहरी हैं, बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक के, वो 2800 या 2900 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये जो इंडिविजुअली सतह पर हर शहरी की कंजम्पशन होनी है ज़्यादा कैलोरीज की, ताकि उसकी नशोनुमा प्रॉपर तरीके से हो सके, इसके लिए आपके पास क्या प्लान है? सर, पहली बात तो थोड़ी नेशनल तरतीब ठीक कर लें। नेशनल प्रायोरिटी क्या है? इंसानों की पहली ज़रूरत साफ़ हवा है, पहली। इंसानों की दूसरी जो ज़रूरत है वो साफ़ पानी है, मीठा पानी। इंसानों की तीसरी जो ज़रूरत है वो खुराक है, सफिशेंट, सेफ़ और सफिशेंट खुराक। सो तालीम, सेहत, इंसाफ, सारी बातें बाद में। साफ़ हवा, साफ़ पानी और खुराक। सो इमरान खान के अगर देखें तो खान साहब ने 1 बिलियन ट्री लगाए, उसके बाद 10 बिलियन की जा रहे हैं। मतलब पोल्यूशन में हमने बड़ा काम किया है, दरियाओं में हम जा रहे हैं, सेफ़ भी। और आगे तीसरी बात आगे खुराक की। खुराक में सर, जिस मुल्क में लोगों को खुराक थोड़ी मिलती है, जहाँ पे एक स्टडी है कि जिस बच्चे को पहले 45 महीने 9 महीने माँ के पेट में और 36 महीने पहले खुराक थोड़ी मिलती है, वो बच्चा फॉर द होल लाइफ उसका जीडीपी में 56% कंट्रीब्यूशन कम है, एवरेज। सो बेसिकली जिस बच्चे को पूरी खुराक नहीं मिली वो मुआशरे में एसेट नहीं है, वो लायबिलिटी है। हम इस मुल्क में मज़ीद लायबिलिटी पैदा करने नहीं जाएंगे, यहाँ एसेट पैदा करेंगे। हमने 7 ईयर में बराबर करना है, इंटरनेशनल लेवल के बराबर जो हम खुराक देंगे, ये हमारा वादा है कौम से, और करके जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा चीमा साहब, ये बताइएगा कि आपने एग्रीकल्चर और इस सारे सेक्टर पे बात की, लाइव स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट के हवाले से गवर्नमेंट के क्या गोल्स हैं और उनको आप किस तरह से देखते हैं? जिस तरह आपने अभी बताया कि पानी और उसके बाद खुराक और ये चीज़ें उसका एक हिस्सा हैं, उसमें क्या गवर्नमेंट रोल प्ले? सर, हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है डेयरी। जो जानवर है, ये कल्चर बेसिकली ज़राअत कल्चर पे चलती है, या मुआशरे कल्चर पे चलते हैं। हमारा कल्चर है कि हम जानवर रखना चाहते हैं, जानवर को हम एसेट लेते हैं। 3 करोड़ घरों में जानवर है। यहाँ पे जितने देहातों में अगर देखें तो 9-10 करोड़ लोग हैं, 9-10 करोड़ जानवर हैं। इंसान और जानवर बराबर है वहाँ। गिलगित बल्तिस्तान में जाएँ, जितने जानवर हैं उससे दुगने इंसान है। तो 16 लाख इंसान है, 32 लाख जानवर हैं। सो ये एसेट है। इस एसेट में हम बड़े इनएफिशिएंट हैं। हमारी गाय दूध दे रही है 13-1400 लीटर। दुनिया में दूध दे रही है गाय 7000 से लेकर 11000 लीटर तक। सो हमने इसको इम्प्रूव करना है। हमने 14 अरब रुपये से रख के तो हम इनकी नस्ल इम्प्रूव करने जा रहे हैं। F1 इनकी जो है, जो इम्प्रूव नस्ल लाएंगे तो 3 साल बाद आ जाएगी, 33 महीने बाद हम समझते हैं आ जाएगी। 33 महीने बाद हमारी गाय दूध दे रही होगी तकरीबन 5000 लीटर। हम 3 गुना दूध की पैदावार कर लेंगे, और 3 गुना दूध की पैदावार करते हैं तो ये मुआशरा जो है, जो बात हम कह रहे हैं कि डबल इनकम हो जाएगी। डबल इनकम जो है, या 25,000 रुपये की इनकम होगी, जीडीपी ज़राअत का दुगना होगा। उसमें मेजर रोल जो प्ले करेगा वो लाइफ स्टॉक करेगा। अच्छा थोड़ा आखिरी एक बता दीजिएगा कि वो बचपन से जो सारे सुनते आ रहे हैं जी, ईस्ट पंजाब जो है वो पूरे इंडिया को फीड करता है, आप कह रहे हैं कि उतनी ही पैदावार है, तो ये ज़रा सिस्टम समझा दें कि वो कैसे फीड करता है और हम क्यों नहीं कर सकते? नहीं, इंडिया की जो पैदावार है वो 31 मन है, उनकी पैदावार हमारे बराबर है।
ईस्ट पंजाब की पैदावार हमसे ज़्यादा है, मगरबी पंजाब 3.5 करोड़ एकड़ है, मशरकी पंजाब 1 करोड़ 99 लाख एकड़ है। मशरकी पंजाब के 99 लाख एकड़ में से 65 लाख एकड़ पे मुंजी लगती है। वो जल्दी पकने वाली मुंजी है। वो मुंजी अपनी गंदम लगाते हैं एंड अक्टूबर में और शुरू पहले हफ्ते नवंबर में। जब गंदम अर्ली लगती है, गंदम को चाहिए लॉन्ग कोल्ड वेदर, जितना मौसम ठंडा लंबा मिल जाए उतनी पैदावार ज़्यादा देती है। अगर आप गंदम अक्टूबर में लगाते हैं 4 दिन बाद उग आती है, उसको 4 महीने ठंड के खूब मिलते हैं। अगर आप गंदम दिसंबर में लगाते हैं 21 दिन बाद उगती है, उसको ठंड के सिर्फ 2 महीने मिलते हैं, वो पैदावार नहीं दे सकती। सो हम गंदम लेट लगाते थे, हमारे यहाँ पैदावार कम थी। हमारे पंजाब से उनकी पंजाब की पैदावार ज़्यादा है। इंडिया और पाकिस्तान की पैदावार बराबर है। हमारा टारगेट ये है कि हम पंजाब की पैदावार को 40 मन पे ले जाएं पहले और फिर 50 मन पे ले जाएं। एवरेज नेशनल एवरेज जो हम 40 मन पे करना चाह रहे हैं इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा चीमा साहब, आपने लाइबिलिटीज़ की बात की है। लाइबिलिटी जो हमारी नौजवान नस्ल या बच्चे हैं, ये कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ, हमारे अरकान कौमी असम्बली ने कहा, आपको नहीं लगता कि ये भी एक लाइबिलिटीज़ हैं और इन्हें किस किस्म की खुराक की ज़रूरत है? सर देखें, मुआशरों में जो हैव्स हैं या इंटेलेक्चुअल तबका है उसने गाइड करना है मुआशरे को। जिन लोगों का काम गाइड करना है, वो टीचर हो, वो साफ़ी हो, वो प्रोफेसर हो, वो रिसर्चर हो, वो कौमी असम्बली का मेंबर हो, पॉलिटिकल लीडर हो, उसने मुआशरे को गाइड करना है। मुआशरे और ये फ़ारसी कहावत है कि लोग हुक्मरानों की ज़ुबान बोलते हैं, और अंग्रेज़ी कहावत है कि लोग हुक्मरानों जैसे कपड़े पहनते हैं। सो हुक्मरानों को वो किसी भी पार्टी के हों, मैं समझता हूँ उन्हें एहतियात करनी चाहिए और मुआशरे को बेहतर अंदाज में गाइड करना चाहिए। इस मुल्क की अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि मैं समझता हूँ कि ये कल्चर मुस्लिम लीग नून लेके आई। उन्होंने फेंटी लगा के यहाँ से पीपल पार्टी को निकाला था। उनका ख्याल था कि फेंटी लगा के हमें भी निकाल देंगे। वो हमें कहते मम्मी डैडी हैं, अंदर कर देंगे, ख़राब हो जाएंगे, धूप में खड़ा करेंगे, रंग काला हो जाएगा, भाग जाएंगे। उनकी जजमेंट गलत थी। सर, जो लोग काज के लिए आते हैं वो भागते नहीं हैं। मुस्लिम लीग वाले कौन कितना बड़ा बदमाश है, किसकी कितनी मूँछें हैं, सुन लें। हम भागने वाले नहीं हैं। हमें जिसने भगाना है वो परफॉर्मेंस पे भगा दे। हमसे जिसने जीतना है परफॉर्मेंस पे जीत जाए। हमें कोई बुली करके भगाएगा तो इस मुल्क के सारे बड़े बदमाश अंदर हैं आजकल, या दुबई में हैं या अफ़गानिस्तान में हैं। लिहाजा यहाँ पे आप कह लें लंदन में भी हैं, लंदन में भी मौजूद हैं, लंदन में ज़्यादा हैं, लंदन में ज़्यादा हैं, दुबई में ज़्यादा हैं। अच्छा, अफ़गानिस्तान भी गए हुए हैं। आजकल पता है आपको कि यहाँ जिन लोगों के वज़न उठाया जाता था वो आजकल लाहौर में नहीं मिलते। सो आप कह लें कि हमें को बुली ना करें। यहाँ पे ये जो था ना, एक सक्सेस स्टोरी बनाई थी उन्होंने, फेंटी लगा के भगा देना, वो फेंटी लगा के हमें ना भगाएं। हम यहाँ मौजूद हैं, फेस करेंगे।